टुडेज टॉपिक इज पैट्रियोटिज्म। अब पैट्रियोटिज्म क्लास 10 का चैप्टर 1 है। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जानते हैं। सबसे पहली चीज़, पैट्रियोटिज्म जो चैप्टर है इसको लिखा गया है किसके द्वारा? रामेंद्र कुमार। अब रामेंद्र कुमार कौन है? रामेंद्र कुमार जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऑथर जो है उनके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक इंडियन राइटर है। अब इंडियन राइटर है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चों के ऊपर अपनी जो स्टोरीज है, अपने जो क्रिएशंस हैं उनको बच्चों पर बेस्ड रखा है। मतलब जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये राइटिंग्स लिखते हैं, अपनी क्रिएशंस लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो टॉपिक है आज का पैट्रियोटिज्म, ये भी रामेंद्र कुमार ने लिखा है। अब इसमें जाहिर सी बात है इन्होंने लिखा है तो इसमें बेस्ड जो कैरेक्टर्स होंगे, जो पात्र होंगे वो बच्चे होंगे। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? इसमें 3 कैरेक्टर्स मेन जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बीच कन्वर्सेशन है और जिनको हम जानना चाहते हैं, वो है ये 3, नैना, अजीत और नाना जी। अब इतना तो क्लियर है कि इनमें से एक नाना जी हैं। नाना जी हैं मतलब वो बूढ़े हैं। अजीत और नैना है मतलब वो उनके पोते और पोती हैं। तो नाना जी के पोते और पोती अजीत और नैना जी, इन दोनों के माइंड में अचानक एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन का क्या था? व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म क्या है? क्लियर? अब ये सबसे पहला सवाल जो था वो नैना ने पूछा किससे? अजीत से। और फिर अजीत ने किससे पूछा? नाना जी से। अब उन्होंने ये पूछा कि पैट्रियोटिज्म क्या है। अब इन दोनों में आपस में बातें हो रही है और ये नाना जी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नाना जी क्या पैट्रियोटिज्म देशभक्ति है? तो नाना जी कहा हाँ देशभक्ति है। नाना जी ने समझाया ना कि पैट्रियोटिज्म इज द लव फॉर ओन कंट्री, खुद की कंट्री के प्रति लव है। तो अब इनके माइंड में क्या आ रहा है? जब हम देशभक्ति की बातें करते हैं, है ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली किसकी इमेज आती है? महात्मा गांधी की आती है, चंद्रशेखर आज़ाद की इमेज आती है ना, भगत सिंह की इमेज आती है। तो बच्चों की माइंड में भी वही इमेज आ रही थी। उन्होंने ये सोचा कि क्या देशभक्ति ये है कि हम गांधी जी की तरह जेल चले जाएं? क्या देशभक्ति ये है कि हम जेल नहीं जाकर आंदोलन करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों के जैसे शहीद हो जाए? तो नाना जी ने कहा कि नहीं, सिर्फ यही देशभक्ति नहीं है कि आप अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं या कुर्बानी देते हैं, सिर्फ वही देशभक्ति नहीं है। ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग विच यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री, जो आप अपने देश के लिए, देश के भले के लिए छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहे हैं फॉर योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। अगर आप ये सामने का पंखा भी बंद कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पैट्रियोटिज्म। कैसे? बिजली बचा रहे हैं, बिजली हमारे देश की है, बचा रहे हैं। सरकार ने नियम बनाए हैं साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान मतलब हम 150 करोड़ देशवासी अगर हम अपने आसपास को साफ रखें, तो सोचो 150 करोड़ देशवासी अपने आसपास को साफ रखें, पूरा देश साफ हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि जो छोटी से छोटी चीज़ आप अपने देश के लिए कर रहे हैं वो आपकी देशभक्ति है। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में सरकार ने नियम बनाए, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करिए, मास्क पहनिए। मास्क पहनना भी देशभक्ति है। आप अपने हित में पहन रहे हैं, आप भी तो इंडिया है ना। तो मेरा मानना ये है, मैंने सुना भी है कहीं से, कि जो हमारा 150 करोड़ देश है, 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, उसमें से 1/150 करोड़ आप हैं। 150 करोड़ में से एक तो आप है ना, और 1/150 करोड़ मैं। तो अगर हम में से हर एक आदमी अपने देश का ख्याल रखेगा, अपना खुद का ख्याल रखेगा, तो इससे देश की सेवा करेगी। दैट इज ऑल्सो पैट्रियोटिज्म। बहुत सारे लॉजिक्स दिए नाना जी ने समझाने के लिए कि देशभक्ति क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एंथम 26 जनवरी 15 अगस्त को जब नेशनल एंथम चलता है तब क्या होता है? वो अलग बात है कि जब वो नेशनल एंथम चलता है ना तो गूस बम्स आ जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अचानक से हम क्या सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, है ना, हम अटेंशन में जाते हैं। दैट इज ऑल्सो पैट्रियोटिज्म। तो बीच में क्या किया गया था? एट द एंड ऑफ मूवी सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम बजाया जाता था। तो उससे क्या होता था? मूवी खत्म हो जाती थी। मूवी खत्म होने के बाद किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, तो लोग क्या करते थे? नेशनल एंथम चलता रहता था
और वो मूवी में मतलब मूवी खत्म होने के बाद अपनी सीट से उठते थे और अपने घर के लिए निकल जाते थे। सो वो हमारे नेशनल एंथम के लिए एक अनादर था, है ना, वो रिस्पेक्ट थोड़ी थी, नहीं थी, तो वो एक अवहेलना थी, वो एक अनादर था हमारे किसका, नेशनल एंथम का। इसलिए सरकार ने वो रूल ही हटा दिया, नेशनल एंथम अब एंड में नहीं बजाया जाता, अब फर्स्ट शो में बजाया जाता है, पहले शो के पहले। और जाहिर सी बात है कुछ जगहों पे क्या है सिर्फ फर्स्ट शो में ही बजाते हैं, तो एक बार नेशनल एंथम बजाया जाता है और जब भी नेशनल एंथम बजाया जाता है सामने लिखा जाता है कि राष्ट्रगान के बजने पर कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होकर उसे सम्मान दें। दैट इज ऑल्सो पैट्रियटिज्म। अब समझा रहे हैं, सारे कहानी हमारी चल रही है, पूरी की पूरी कहानी। अब इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में नाना जी ने कहा कि चलो मैं तुमको अगले संडे एक जगह घुमाने ले जाता हूँ। अब उसमें एक जगह का जिक्र है, एक स्थान, दैट इज हिमापेट, ठीक है, हिमापेट। अब हिमापेट क्यों ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो पैट्रियोटिज्म के बारे में नैना और अजीत को समझाना चाहते थे। कौन, नाना। तो इन तीनों कैरेक्टर्स और को इन प्लेस पे जाना था और ये डिस्कस करने वाले थे किसके बारे में, इन थीम्स के बारे में। थीम मतलब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस पाठ का मूल भाव क्या है। वो पहला थीम है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। दूसरा है कुर्बानी, सैक्रिफाइस, कुर्बानी, बलिदान। बलिदान किसी भी चीज़ का, समय का, ध्यान का, मन का, तन का, धन का, किसी भी तरह का बलिदान जो है वो आपके देश के हित में अगर काम आता है तो दैट इज योर पैट्रियोटिक व्हाट नेचर। सो जब हम बात करते हैं इन पैट्रियोटिज्म और सैक्रिफाइस की, तो नाना जी इनको एक्सप्लेन करने के लिए सुना रहे हैं कहाँ, हिमापेट में। हिमापेट ले गए, इन्होंने अच्छे से पिकनिक की, ये बैठ गए एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठने पर नाना जी ने कहा कि बहुत साल पहले, मेन स्टोरी अब शुरू होती है। बहुत साल पहले एक लड़का था इंडिया का, और इंडिया का लड़का था, उसका नाम था आकाश। बहुत अच्छा पढ़ता था, मेहनती था लड़का। अब लड़के ने क्लास 12 तक अच्छी पढ़ाई की, बायोलॉजी लेके वो पढ़ा क्लास 12 में। अब बायोलॉजी लेने के बाद उसने तैयारी की MBBS की, प्री मेडिकल टेस्ट की। प्री मेडिकल टेस्ट के बाद पढ़ाई होती है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS, क्लियर। सो अब 12वीं के बाद PMT का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसका रैंक अच्छा आ गया। अच्छा रैंक आने की वजह से उसको स्कॉलरशिप मिलने लगी, बाहर जाके पढ़ने के लिए ऑफ़र मिला, स्कॉलरशिप का ऑफ़र मिला और बाहर जाकर पढ़ने के लिए, बाहर कहाँ, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर पढ़ने के लिए ऑफ़र मिला किसको, आकाश को। अब आकाश ने अच्छे परसेंट से 12th क्लियर किया, अच्छे मार्क्स से और बहुत अच्छे रैंक के साथ उसने प्री मेडिकल टेस्ट दिया, तो उसका सिलेक्शन किस में हो गया, MBBS में। MBBS डॉक्टरी पढ़ने के लिए वो कहाँ गया, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उसने पढ़ाई की पूरी। आकाश की जो सोच थी वो अपने देश के प्रति काफ़ी अच्छी थी। तो 4 साल की पढ़ाई और 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद जब वो घर वापस आना चाहता था, तो आकाश के पिताजी ने, आकाश के फादर और उनकी सिस्टर ने कहा कि पगला गए होगा, काहे वापस आना चाहते हैं, अमेरिका में हो, इतनी अच्छी जॉब मिल रही है वहाँ, है ना, MBBS क्लियर करने के बाद इतने अच्छे डॉक्टर बन गए हो, डॉलर्स कमाओ, वहीं रहो। जैसे तुम्हारे और फ्रेंड्स हैं, कोई फ्रांस में सेटल हुआ है, कोई ब्राज़ील में सेटल हुआ है, बहुत सारे दोस्त अलग अलग विदेशों में सेटल हो गए हैं। तुमको काहे का गरज है, तुम वापस इंडिया आना क्यों चाहते हो, इंडिया में कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा, आकाश के पिताजी ने। लेकिन आकाश ने क्या कहा, माई कंट्री हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी, मेरी कंट्री ने मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किया और बहुत सारा अटेंशन, टाइम भी दिया है। मेरी कंट्री ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्लास 12 तक उसने अपने देश का ही खाया है, अपने देश की कमाई, है ना, ख़त्म की है। सो उसको लगा कि मेरे देश ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। मेरे लिए अब ये टाइम है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं वापस आना चाहता हूँ, अपने देश में रह के अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत मना किया इसने आकाश के पिताजी ने और आकाश की दीदी ने, लेकिन आकाश ने कहा ठीक है नहीं आता हूँ। अब ऐसा हुआ कि आकाश तो आने के लिए ठान लिया था।
आकाश ने डिसाइड कर ही लिया था कि वो आएगा, कहाँ आएगा, इंडिया। नाउ ही केम इंडिया विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज सिस्टर। अपने फादर और सिस्टर, अपनी बहन को बिना इन्फॉर्म किए वो अचानक इंडिया आ जाता है और एक अलग गांव में वो रहने लगता है। और वहाँ रहकर वो क्या करने लगा, आकाश क्या करने लगा, वो वहाँ सेवा करने लगा, सर्विस करने लगा, अपनी डॉक्टर की नौकरी करने लगा, उनकी सेवा भी करता था। बहुत दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके बगल वाले गाँव में जहाँ आकाश था, उसके पड़ोसी वाले गांव में क्या हुआ, अचानक से एक महामारी फैल गई। जैसे अभी कोविड पेंडेमिक फैला है, ऐसे ही एक पेंडेमिक फैल गया। तब तो आकाश को अचानक खबर आई कि डॉक्टर साहब, आपके बगल वाले गांव में बीमारी फैली हुई है, आपकी ज़रूरत है, आप आ जाइए यहाँ। आकाश जो कि तत्पर था सेवा करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने टाइम का, मतलब वो समय देना चाहता था, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। तो वो क्या किया, उसने बिना सोचे समझे अपना सारा समर्पण किया और वो चला गया उस गांव में जिस गांव में बीमारी फैली थी। क्लियर। अब वहाँ जाने के बाद आकाश ने एक छोटा सा टेंट लिया, छोटे से घर में वो रहने लगा और सर्विस सेवा करने लगा, इलाज करने लगा, ट्रीटमेंट करने लगा, क्योंकि वो जो पेशेंट्स थे, महामारी की एक गंदी आदत ये है कि वो फैल जाता है। अब उसको थोड़ी पता है कि ये डॉक्टर है, कि नॉर्मल इंसान है ना, ये सिटीजन है या ये डॉक्टर, उसको नहीं पता, तो फैल जाती है। आकाश ने बहुत लोगों को ठीक किया, सब ने आकाश को थैंक यू भी कहा, लेकिन हुआ ये कि अचानक आकाश खुद उसी बीमारी से ग्रसित हो गया। आकाश को खुद वही बीमारी लगी, महामारी है, खतरनाक है, तो आकाश को खुद को वही बीमारी लगी। एंड नाउ आकाश वॉज ऑन डेथ बेड, मतलब जब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो आकाश क्या, मरणासन, मतलब मरने की अवस्था में पहुँच गया ऑलमोस्ट। तो ही वॉज इन डेथ बेड। यहाँ मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डेथ बेड, ये एक मेटाफर है। मेटाफर हमने पढ़ा है, उपमा, उपमा नहीं है, उपमा तो उपमा अलंकार जो है वो तो सीमित ही है, मेटाफर जो है वो रूपक अलंकार है। क्लियर। तो उसमें क्या होता है कि मेटाफर यूज़ किया गया है डेथ बेड के लिए। डेथ बेड मतलब वो ऑलमोस्ट मरने वाला है, मरणासन अवस्था में। तो उसकी ये इच्छा थी कि वो अपने पिताजी और अपनी बहन से मिले। तो एंड वक्त में, मतलब लास्ट में गांव वालों ने आकाश के पिताजी को और उसकी दीदी को बुलाया, और उसके बाद आकाश के पिताजी और आकाश की दीदी जो थी, उन्होंने आकाश को अच्छे से डांटा कि हमने तो कहा ही था कि तुम अपना कैरियर बाहर बनाओ, अमेरिका में सेटल हो जाते, डॉलर्स कमाते, फिर हम तुम्हारी शादी वहीं कर लेते, वहीं रहते, बाद में भी बुला लेते, हम भी आ जाते, हम भी अमेरिका में रहते, ऐसा। देन आकाश सेड दैट आई डिसाइडेड टू सर्व फॉर माई कंट्री। मैंने डिसाइड किया मैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्विस, सेवा करूँगा। क्लियर। एंड एट दैट टाइम व्हाट ही सेड, उसने कहा कि मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि उन पैसों को किसी अच्छी जगह लगाना। अच्छी जगह इट मीन्स इन्हीं गांव वालों की सेवा में लगाना, और कोशिश करिए कि वो पैसे जो हैं वो इन गांव वालों के लिए क्या सदुपयोग। अब ये सुना किसने, गांव वालों ने। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक हॉस्पिटल बनाए, लेकिन आकाश के पास जितने पैसे थे वो सफिशिएंट नहीं थे। आकाश के पास जो भी पैसा था वो सफिशिएंट नहीं था। तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने भी कंट्रीब्यूशन किया, पैसे इकट्ठा किए, और उसके बाद उन्होंने एक ट्रिब्यूट किया। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्लियर। श्रद्धांजलि किसको दी उन्होंने, आकाश को। तो उन्होंने क्या किया कि आकाश को थोड़े से पैसे लिए, मतलब आकाश के पैसे लिए, और गांव वालों ने भी पैसे मिलाए और एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला, और उस हॉस्पिटल का नाम लिखा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। क्लियर। अब ये स्टोरी सुना कौन रहा है, नाना जी। नाना जी ने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है, ये कौन सा हॉस्पिटल है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। तो अब ये जो दो बच्चे हैं, नैना और अजीत, इनका दिमाग ठनका और सडनली इन्होंने सोचा कि राय
नाना जी आपका भी तो सरनेम राय है ना। तो इतना जैसे कहा, नाना जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो जो नाना जी थे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर नैना और अजित ने कहा कि आपका भी सरनेम राय है, इसका मतलब क्या। जब उन्होंने इतना कहा तो नाना जी ने कहा तुमने सही सोचे हो तुम दोनों कि वो जो डॉक्टर आकाश थे वो मेरा बेटा था, डॉक्टर आकाश मेरा बेटा था और तुम्हारी मम्मी का भाई था, इट मीन्स तुम्हारा मामा था। तो ये किसने कहा, नाना जी। और वो जो मैं लेक्चरर था, कौन, नाना जी, वो लेक्चरर। मैं जो दुनिया को समझाता था, मेरे बेटे ने मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ाया और मेरे बेटे के बलिदान ने, मेरा पुत्र, मेरा बेटा जो आकाश है, आकाश ने जो बलिदान दिया इसके लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो उससे मुझे सीख मिल गई। मैंने जो जीवन भर में सीख नहीं ली थी, वो आखिरी लेसन मेरा बेटा मुझे सिखा गया। और वो लेसन क्या था, वो था पैट्रियोटिज्म, वो थी देशभक्ति। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म के बारे में यही समरी है। तो इसमें आप चंद चीज़ें ध्यान रखेंगे। कैरेक्टर्स, नैना, अजीत, नाना जी। जगह कौन सी है, हिमापेट। थीम क्या क्या है, पैट्रियोटिज्म है, सेक्रीफाइस है। इसके अलावा इसमें ट्रिब्यूट के तौर पर, मतलब श्रद्धांजलि के तौर पर लोगों ने जो हॉस्पिटल बनाया था उसका नाम क्या था, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ पैट्रियोटिज्म।